सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपका केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ना, जो कि है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर, तो आज की वीडियो के अंदर ये चैप्टर हम शुरू भी करेंगे और इसी वीडियो के अंदर खत्म भी कर देंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो ना, तो आपको इसके अलावा इस चैप्टर की कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो चैप्टर है वो आपके दिमाग में इस तरीके से बैठ जाएगा कि वो मतलब आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। तो इस चैप्टर को मैं अपने नोट से आपको समझाने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपने नोट्स को डाउनलोड नहीं किया है तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो यार सबसे पहले तो आपको चैप्टर का नाम का मतलब पता होना चाहिए कि एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपकी कोई नई चीज बनती है। अगर मैं चीनी को और नमक को मिलाऊंगा तो क्या कोई नई चीज बनेगी? नहीं, वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर मैं किसी कागज में आग लगा दूंगा तो वो जो कागज है वो आपका राख के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की एक सबसे खास बात ये होती है कि वो रिवर्सिबल नहीं होती। जैसे कि मान लो मैंने नमक और चीनी को अगर मिक्स कर दिया तो उनको मैं बाद में अलग अलग कर सकता हूं। चीनी को अलग और नमक को अलग अलग कर सकता हूं। हालांकि बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा, लेकिन मैं अलग कर सकता हूं। लेकिन अगर किसी कागज को आग लगा देते हो तो वो राख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या आप राख को कागज में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। जैसे मैंने आटे से रोटी बना दी, रोटी को क्या मैं आटे के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो ऐसे केमिकल प्रोसेस जिसमें नई चीज बने और जो नई चीज बन रही है वो रिवर्सिबल ना हो, इसे क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। अब पेपर में अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिखोगे? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक चीज से नई चीज बने या दो चीजों को मिलाने से नई चीज बने या 50 चीजों को मिलाने से नई चीज बने, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी चीजों को मिलाने से कितनी चीजें बन रही है। फर्क इस चीज से पड़ता है कि जो आपकी नई चीज बन रही है वो आपकी रिवर्सिबल नहीं होनी चाहिए, बस। ठीक है, समझ में आया केमिकल रिएक्शन क्या होता है? अब मैं आपको केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि आपका आयरन पे जंग लगना, आपको पता है जैसे हमारे गेट होते हैं उस पे जंग लग जाता है, तो वो एक केमिकल प्रोसेस है। जंग लगने की वजह से जो आयरन है वो खत्म होता जाता है और जंग को हम वापस आयरन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। सेम उसी तरीके से लकड़ी को जलाना, दूध से दही बनाना, या फिर रेस्पिरेशन, जैसे मैं सांस ले रहा हूं तो मैं अपनी बॉडी के अंदर क्या डाल रहा हूं? मैं एनवायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहा हूं और उसको कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करके अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहा हूं। तो ये भी आपका एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, समझ में आया आपको बेसिक पॉइंट क्या होता है केमिकल रिएक्शन? ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन जब होता है तो हमें कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? उसमें चार चीजें होती हैं। चारों भी हो सकती हैं, चारों में से कोई तीन चीजें भी हो सकती हैं, चारों में से कोई दो चीजें भी हो सकती है, या फिर चारों में से एक चीज भी हो सकती है। लेकिन इस बात की गारंटी जरूर है कि इन चारों में से कुछ एक ना एक तो होगा। एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक चीज तो होगी। वो चार चीज क्या है? तो आपका स्टेट के अंदर चेंज हो सकता है। स्टेट के अंदर जैसे स्टार्टिंग में मान लो मैंने सॉलिड लिया था और बाद में वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो ये केमिकल रिएक्शन है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया स्टार्टिंग में हम बर्फ ले लेंगे और बर्फ को हम गर्म करेंगे तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड हो गया, तो क्या ये केमिकल रिएक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप पानी से वापस बर्फ बना सकते हो, राइट? तो केमिकल रिएक्शन की पहली प्रॉपर्टी ही ये थी कि आपका रिवर्सिबल नहीं होता। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए ठीक है, लेकिन वो रिवर्सिबल नहीं होना चाहिए। समझ में आया? दूसरी चीज क्या है? कलर में चेंज हो सकता है। मान लो जैसे आपने स्टार्टिंग में दो केमिकल लिए थे और उनको मिला दिया और आपका जो नया केमिकल बनेगा उसका कलर अलग होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर अगर आप आयरन मिलाओगे ना तो कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, और जो नया बनेगा वो आपका फेरस सल्फेट होगा और जो कॉपर है वो आपका अलग निकल जाएगा और जो नया सॉल्यूशन होता है वो आपका ग्रीन कलर का होता है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर आपका कलर चेंज हो रहा है, राइट? तो ये भी केमिकल रिएक्शन है। अगला आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि जब भी हम किसी दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करें तो आपकी जो नई चीज बन रही है उसके साथ कोई ना कोई गैस निकलेगी। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जिसके अंदर हमारी हाइड्रोजन निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो इस तरीके की कोई भी गैस निकल सकती है। ठीक है, रिएक्शन के दौरान। इसके बाद अगला आता है चेंज इन टेम्परेचर। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है जिसके अंदर हम दो चीजों को मिलाते हैं। वैसे जरूरी नहीं है कि दो ही चीजों को मिलाएंगे, दो से ज्यादा चीजों को भी मिला सकते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी रिएक्शन की जिसमें हम चीजों को मिलाते हैं और जो नई चीज बन रही है ना उसका टेम्परेचर अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया था जिसमें मैंने जो सोडियम है वो पानी में डाला था। तो पानी यानी कि H2O प्लस सोडियम, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आग लग जाएगी, आपको पता है। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, आग लग रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली जब भी केमिकल रिएक्शन होता है इन चार चीजों में से एक चीज तो आपकी होगी। एक से ज्यादा चीज भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि चारों की चारों चीजें हो जाए, लेकिन एक चीज होना कंपलसरी है। ठीक है, पता चला आपको कि कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है? इन चार चीजों के बेसिस पे पता चलेगा।
अब चलो आगे चलते हैं। इसके बाद दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बताओ ये क्या होता है। तो रिएक्टेंट क्या होता है, जो चीजें हम स्टार्टिंग में ले रहे हैं ना उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और उन स्टार्टिंग वाली चीजों को जब हम मिक्स कर देते हैं, बाद में जो नई चीज बनती है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि रिएक्शन होने से पहले जो चीजें थी वो रिएक्टेंट है, रिएक्शन होने के बाद जो नई चीजें बनी है वो हमारी प्रोडक्ट है। पता चला। डेफिनेशन देखो यहां पे लिख सकते हैं हम, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन से पहले, होने से पहले जो चीजें थी उनको रिएक्टेंट बोलेंगे। और रिएक्शन होने के बाद द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो नई चीजें बनी है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। सिंपल, ठीक है। इसके बाद आता है केमिकल इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि देखो चैप्टर के नाम में दो वर्ड है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो रिएक्शन तो आपको पता चल गई, अब आती है बारी केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो मैं सिंपल भाषा में बताता हूं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी केमिकल इक्वेशन। देखो रिएक्शन तो दुनिया भर की है, लेकिन एक रिएक्शन को सिंपल भाषा में लिख के आपको बताना हो ना, उसे केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। देखो जैसे आपने मैथ में बहुत सारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला जो चैप्टर है मैथ के अंदर, आपने किया होगा, जो स्टेटमेंट होती है कितनी बड़ी होती है, लेकिन जब आप उस स्टेटमेंट को सिंपल भाषा के अंदर कन्वर्ट करते हो, दो इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट करते हो, तो वो बड़ी सी स्टेटमेंट दिखने वाली वो दो छोटी छोटी इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिक चीज क्या है, जो बड़ी सी केमिकल रिएक्शन है ना उसको सिंपल भाषा में लिख देना, उसे केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और ये जब हम सिंपल भाषा में लिखते हैं तो हम पूरा ऐसे इंग्लिश में नहीं लिखते कि वाटर प्लस सोडियम विल गिव दिस दिस दिस, ऐसे नहीं लिखते। हर चीज का एक सिंबल होता है। जैसे पानी का सिंबल क्या है, H2O, सोडियम का सिंबल क्या है, Na। तो हर केमिकल का एक सिंबल होता है जिसे हम इक्वेशन लिखते टाइम यूज करते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट और केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। तो वही बात मैंने बताई, जो हमारे स्टार्टिंग में रिएक्टेंट हम लेंगे उनका भी हम सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे, और जब उन दोनों को मिला के जो नई चीज बनेगी, जो प्रोडक्ट बनेगा, उसको भी हम सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे। और एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो उनके जो सिंबल है ना उसके नीचे उनकी स्टेट भी लिखनी है, कि जो केमिकल है वो आपका एक्वस सॉल्यूशन है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस फॉर्म में है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपकी लिक्विड ऑक्सीजन भी होती है और गैस की फॉर्म में भी ऑक्सीजन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो आपकी ड्राई आइस की फॉर्म में भी होती है, वो आपको पता होगा, और आपकी गैस की फॉर्म में भी होती है। तो सिर्फ केमिकल फॉर्मूला देख के हमें पता नहीं चलेगा कि ये जो केमिकल फॉर्मूला, ये जो हम केमिकल ले रहे हैं, ये सॉलिड लिया है, लिक्विड लिया, गैस लिया। फॉर एग्जांपल, सबसे आसान मैं एग्जांपल लेता हूं, वाटर। हम इक्वेशन के अंदर तो वाटर का फॉर्मूला H2O लिखेंगे, चाहे आप बर्फ ले रहे हो, चाहे आप नॉर्मल पानी ले रहे हो या वाटर वेपर ले रहे हो, केमिकल फॉर्मूला तो पानी का सेम रहता है, H2O। तो सिर्फ केमिकल फॉर्मूले को देख के, H2O को देख के क्या हमें पता चल जाएगा कि जो पानी लिया वो किस फॉर्म में था? नहीं। इसीलिए जब भी हम H2O लिखेंगे उसके नीचे लिखेंगे कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। क्लियर? तो हमें हर केमिकल फॉर्मूले की स्टेट भी लिखनी है। क्लियर? इसके बाद अगला पॉइंट आता है, द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो केमिकल फॉर्मूले के साथ उसकी स्टेट तो लिख ही रहे हैं, लेकिन जब वो रिएक्शन हो रही है वो किस बेसिस पे हो रही है? क्या टेम्परेचर चेंज करने की वजह से हो रही है, या फिर प्रेशर चेंज करने की वजह से हो रही है, या फिर केमिकल रिएक्शन को तेज करने के लिए जो हम कैटलिस्ट यानी कि एक अलग केमिकल यूज करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैटलिस्ट क्या होता है। लेकिन अगर हम किसी रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट भी यूज कर रहे हैं तो वो भी आपको लिखना है। कहां लिखना है? रिएक्शन के बीच में एक एरो होता है, उसके ऊपर लिखना है। कोई प्रेशर चेंज हो रहा है, एरो के ऊपर लिखोगे। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वो भी एरो के ऊपर लिखोगे। कोई कैटलिस्ट डाल रहे हो तो वो भी आप एरो के ऊपर लिखोगे। हर चीज आपको बेसिकली मेंशन करनी है केमिकल इक्वेशन लिखते टाइम। आगे देखो, एक यहां पे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया हुआ है, मैग्नीशियम इज बर्न्ट इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। मैग्नीशियम को हम जला रहे हैं एयर की प्रेजेंस में। अब एक चीज हमेशा याद रखना अपने दिमाग के अंदर, कहीं भी अगर आग लगती है ना तो वो हमेशा ऑक्सीजन की वजह से लगती है। बिना ऑक्सीजन इस पूरी दुनिया में कभी भी आग नहीं लग सकती। तो अगर मैग्नीशियम को हम जला रहे हैं तो बेसिकली हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? MgO। समझ में आया आपको? अब देखो ये रिएक्शन आधी अधूरी है। क्यों आधी अधूरी है? क्योंकि यहां पे मैंने इसकी जो स्टेट है वो लिखी नहीं। स्टेट तो मैंने लिखी नहीं, तो स्टेट कैसे लिखेंगे? जो मैग्नीशियम है वो मेरा सॉलिड है, तो S लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। ऑक्सीजन एयर से मिल रही है यानी कि गैस की फॉर्म में, तो ऑक्सीजन के नीचे G लिख देंगे। और MgO ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी सॉलिड के फॉर्म में होता है। ठीक है, जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो राख बचती है, और वो जो राख है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है। तो ये मेरा सॉलिड की फॉर्म में,
ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आपको हर केमिकल की स्टेट लिखनी है। क्लियर। यहां पे देखो इंपॉर्टेंट नोट है, यहां पे भी देखो मैंने बताया है कि फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड, ठीक है। ताकि ये मेंशन क्यों किए जाते हैं, ताकि किसी और कोई और बंदा अगर उस केमिकल इक्वेशन को पढ़ रहा है तो उसको सिर्फ केमिकल इक्वेशन पढ़ने से ही पता चल जाए कि ये रिएक्शन एक्चुअली जब हुई थी वो किस तरीके से हुई थी। स्टार्टिंग में हमने सॉलिड लिया था या गैस ली थी, क्या लिया था, वो उसको इक्वेशन पढ़ने से ही पता चल जाए, ठीक है। जैसे आपने मान लो कागज पे एक इक्वेशन लिख दी और उस इक्वेशन को आपका कोई और टीचर पढ़ रहा है और कोई और आपका फ्रेंड पढ़ रहा है और उस सेम फ्रेंड को सेम केमिकल रिएक्शन करनी है तो उसको हेल्प मिल जाएगी ना, सिर्फ इक्वेशन पढ़ने से ही उसको पता चल जाएगा। वो आपका फ्रेंड कॉल करके पूछेगा नहीं कि भाई तूने स्टार्टिंग में मैग्नीशियम जो लिया था वो पानी के अंदर डाला था, सॉलिड लिया था, लिक्विड लिया था। उसको बेसिकली आपसे बार बार पूछना नहीं पड़ेगा, सिर्फ वो केमिकल इक्वेशन ही सारी चीजें उसको बता देगी। क्लियर। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। बैलेंस करना कैसे, वो मैं आपको देखो बताता हूं। जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं ना, एक चीज का ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शन करते टाइम आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा फॉलो होता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, बहुत सारे बच्चों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा। उसमें हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो एनर्जी है वो ना तो खत्म की जा सकती ना एनर्जी नई बनाई जा सकती। उसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है कि जो मास है ना वो खत्म किया जा सकता और ना ही नया मास बनाया जा सकता। इसका मतलब ये हमारी इस इक्वेशन वाले पार्ट के अंदर कहां अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 1 किलो चीनी ले ली, 1 किलो आपका नमक ले लिया और 1 किलो मैंने पानी ले लिया। तीनों को अगर मैं मिक्स करता हूं तो जो मेरी नई चीज बनेगी वो कितने किलो की होगी, सिंपल 3 किलो की होगी। क्यों, क्योंकि हमने जितनी चीजें मिक्स की थी, जितनी भी चीजें हम स्टार्टिंग में लेके चल रहे हैं उनका टोटल जो वेट था वही बाद में टोटल वेट के इक्वल आएगा। रिएक्शन होने के बाद भी जो वेट होता है वो हमेशा सेम रहता है, यानी कि साइंस की भाषा में मास, ठीक है। तो जितना स्टार्टिंग में हमने मास लिया था बाद में हम उसको काउंट करेंगे वो भी मास उतना ही होगा। ऐसा नहीं है कि भाई 1 किलो आपने चीनी ली थी, 1 किलो आपने नमक लिया था, उन दोनों को मिला दिया तो आपका 10 किलो बन जाएगा। ऐसे तो फिर भाई लोग फैक्ट्री खोल लेंगे, ठीक है, कैसे अगर नमक बढ़ने लग गया तो, राइट। ऐसे नहीं होता। स्टार्टिंग में आप जितनी चीजें लोगे उनका जितना मास होगा उतना ही बाद में जो चीज नहीं बनेगी उसका मास भी उतना ही होगा जितना स्टार्टिंग में आपने लिया था। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। आया समझ आपको। अब देखो अगला पॉइंट, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट साइड विल बी सेम एज रिएक्टेंट साइड। इसका मतलब जब हम इक्वेशन लिख रहे हैं ना, इक्वेशन के लेफ्ट साइड जितने एलिमेंट थे, ठीक है, जितने भी एलिमेंट हमने लेफ्ट साइड में लिए थे उतने ही एलिमेंट इक्वेशन में राइट साइड आएंगे। देखो मैं समझाता हूं। यहां पे देखो आपका हमने हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिला दिया तो आपका पानी बन जाएगा, H2O बन जाएगा। लेकिन यहां पे गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, ऑक्सीजन तो देखो हमने लेफ्ट साइड में 2 एटम लिए हैं, O2 है, यानी कि ऑक्सीजन के 2 एटम है, लेकिन राइट साइड में ऑक्सीजन का अकेला एक ही एटम है। तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था कि लेफ्ट साइड में जितनी चीजें लेंगे मिलाने से पहले उतनी ही मिलाने के बाद होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये अनबैलेंस है, यानी कि लेफ्ट साइड जितनी चीजें ली थी उतनी चीजें राइट साइड में नहीं है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड पहले काउंट करो कि कौन सा एटम कितना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो हाइड्रोजन के एटम 2 है और यहां पे हाइड्रोजन के भी 2 एटम है, यानी कि ये बैलेंस है। हाइड्रोजन तो ठीक है, जितना हमने स्टार्टिंग में लिया था उतना ही हाइड्रोजन बाद में है। दिक्कत आ रही है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन हमने स्टार्टिंग में 2 लिए थे, बाद में आपका 1 बच गया। इसलिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस, क्योंकि ऑक्सीजन ही एक ऐसी चीज है जो अनबैलेंस है। एक रूल हमेशा याद रखना इक्वेशन बैलेंस करते टाइम, जब भी हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं ना तो हमेशा हम पहले उस चीज को बैलेंस करने जाएंगे जो आपकी बैलेंस नहीं है, और जब वो चीज बैलेंस हो जाएगी ना उसके बाद जो चीज ऑलरेडी बैलेंस थी वो बिगड़ जाएगी। देखो मैं समझाता हूं। हमारा ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 2 है तो राइट साइड में हम 2 ऑक्सीजन करने के लिए सिंपल H2O के आगे 2 लगा दूंगा। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि इस O के नीचे 2 क्यों नहीं लगाया। ऐसे हम नीचे किसी के 2 या 3 कोई और नंबर नहीं लगा सकते। हमेशा जो नंबर होता है वो उस पूरे केमिकल फॉर्मूला के आगे लगता है। तो मैंने 2H2O कर दिया। अब दिक्कत क्या आ गई, अब देखो ऑक्सीजन तो इधर भी आपके 2 हो गई और इधर भी 2 है, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में जो हमारा हाइड्रोजन है ना वो आपका डिसबैलेंस हो गया। लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन है लेकिन राइट साइड में आप देखो 4 हाइड्रोजन हो गए। तो अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन के आगे मैं 2 लगा दूंगा, बस पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे लेफ्ट साइड में 4 है, राइट साइड में भी 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 2 है और राइट साइड में भी ऑक्सीजन 2 है। सो इट मींस दैट द इक्वेशन हैज बीन बैलेंस्ड।
क्लियर एवरीवन? इस तरीके से आपको बैलेंस करना है। रूल क्या होता है, हमें देखना है पहले कि कौन सी चीजें आपकी बैलेंस है ऑलरेडी और कौन सी चीजें आपकी बैलेंस नहीं है, और जो चीज आपकी बैलेंस नहीं है उसको हम पहले बैलेंस करेंगे, लेकिन जो चीज बैलेंस नहीं थी उसको बैलेंस करने के चक्कर में जो हमारी ऑलरेडी बैलेंस थी, जो बैलेंस हो रखी थी, ठीक है, वो हमारी डिसबैलेंस हो जाती है। जैसे हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने गए थे, उसके चक्कर में हमारा हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया था, लेकिन हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस था पहले। समझ में आया कंसेप्ट आपको? तो इसे ही बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो पेपर के अंदर आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो प्लीज आप इक्वेशंस को बैलेंस करना जरूर सीख लेना कि इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। आपकी बुक के पीछे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस दे रखे होंगे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, तो प्लीज आप उनको ट्राई जरूर करना, ठीक है। बहुत बार पेपर में आता है ये टॉपिक। क्लियर? इसके बाद आता है अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, तो हमने बेसिक चीजें तो सारी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। वैसे तो यार दुनिया भर के टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में कितने हैं? आपके सिलेबस में सिर्फ 8 है, तो सिर्फ हम 8 ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम से ही पता चल रहा है कंबाइन, जो कॉम्बिनेशन वर्ड है वो कंबाइन होने से बना है, ठीक है। तो कंबाइन का मतलब एक चीज ली, दो चीज ली, उन दोनों को मिला दिया, जो नई चीज बनेगी वो एक ही बनेगी। यानी कि स्टार्टिंग में हमने बहुत सारी चीजें ली थी, लेकिन जब रिएक्शन होने के बाद जो नई चीज बनी है वो एक ही बनी है। यानी कि जितनी स्टार्टिंग में चीजें ली थी वो सारी कंबाइन होकर एक बन गई है, ठीक है। इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि स्टार्टिंग में हम दो या दो से ज्यादा चीजें लेंगे, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ही चीजें कंबाइन होती है, ऐसा नहीं होता। हम दो से ज्यादा चीजें भी ले सकते हैं, लेकिन रिएक्शन होने के बाद जो चीज बनेगी वो सिंगल होनी चाहिए। यहां पे देखो, कार्बन ले लिया, कार्बन को ऑक्सीजन के अंदर डाल दिया तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो हमने स्टार्टिंग में दो चीजें ली थी, कार्बन एंड ऑक्सीजन, लेकिन रिएक्शन होने के बाद सिंगल चीज बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन आपके कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। स्टार्टिंग में हम दो से ज्यादा चीजें भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम दो ही चीजें लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिखा है वो सबसे सिंपल एग्जांपल लिखा है, ताकि आपको जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल अगर पेपर में लिखना पड़ जाए तो आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, आप डायरेक्ट ये वाला एग्जांपल लिख के आ जाना, क्योंकि ये सबसे सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। तो आप इजीली याद कर पाओगे। हालांकि मैं इसकी जगह कोई मुश्किल एग्जांपल भी लिख सकता था, बट उसका कोई लॉजिक नहीं बनता, वो बिना बात आपको दिक्कत हो जाती है याद करने में, इसलिए मैंने सबसे इजी एग्जांपल यहाँ पे लिखा है। क्लियर? तो आप इस एग्जांपल को पेपर में डायरेक्ट लिख के आओगे, पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कंप्लीटली अपोजिट है। डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वो डिकंपोज वर्ड से बनी है। डिकंपोजर क्या होते हैं? जो बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे। डिकंपोजर वही होते हैं ना जो वेस्ट मटेरियल को डिकंपोज करते हैं। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, जैसे मान लो एक केले का छिलका है, वो मैंने केला खाया, उसका छिलका खेत में फेंक दिया, एक महीने बाद आता हूं तो वो छिलका मेरे को वहां नहीं मिलेगा। वो बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डिकंपोज कर देते हैं। उस बड़े से केले के छिलके को छोटे छोटे खाद के छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिकली बात क्या होती है, डिकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर एक बड़ी चीज होगी, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट हो गया। कॉम्बिनेशन में क्या था, दो से ज्यादा चीजें कंबाइन होकर एक सिंगल चीज में बन रही थी। डिकंपोजिशन में एक सिंगल चीज छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। एग्जाम्पल, जो मेरा NaCl है वो मेरा सोडियम और क्लोरीन के अंदर टूट जाएगा, डिकंपोज हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में एक NaCl अकेला था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद वो दो टुकड़ों में टूट गया, यानी कि डिकंपोज हो गया। समझ में आया डिकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है? पेपर में भूलना मत, ठीक है। अगर आपसे एग्जांपल पूछे डायरेक्ट ये वाला एग्जांपल लिख देना, ये सबसे इजी एग्जांपल है, ठीक है। तो इस चैप्टर के इन नोट्स के अंदर है ना, जितने भी आपकी रिएक्शन मिलेंगी सारी इजी मिलेंगी। चलो आगे चलते हैं। जो डिकंपोजिशन रिएक्शन है ना, वो भी आपकी 3 टाइप की होती है, ठीक है। जैसे टोटल टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितनी है? 8 है। उसमें से डिकंपोजिशन के भी 3 टाइप होते हैं। तो डिकंपोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है। पहली है आपकी थर्मल डिकंपोजिशन। थर्मल डिकंपोजिशन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर जो रिएक्शन होगी ना वो हीटिंग की वजह से होगी। कैसे? स्टार्टिंग में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। तो CaCO3 को मैं जब गर्म करूंगा, उसको हीट दूंगा ना, तो वो आपका CaO एंड CO2 के अंदर टूट जाएगा, यानी कि डिकंपोज हो गया। स्टार्टिंग में देखो था तो अकेला CaCO3, लेकिन इसके टुकड़े 2 हो गए, तो ये डिकंपोज हुआ है। लेकिन ये डिकंपोज किसकी वजह से हुआ है? हीट की वजह से। तो वो डिकंपोजिशन रिएक्शन जो आपकी हीट की वजह से हो रहे हैं उसे हम थर्मल डिकंपोजिशन बोलते हैं। एग्जांपल में आप ये लिख सकते हो। क्लियर? इसके बाद अगला टाइप आता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकंपोजिशन। ये वो डिकंपोजिशन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पानी के अंदर अगर मैं करंट डाल दूंगा ना, करंट लगा दूंगा पानी को, तो वो जो पानी है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो वो जो पानी है H2O, इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी एंड ऑक्सीजन अलग हो जाएगा।
तो जो पानी का अकेला मॉलिक्यूल था H2O वो टूट जाएगा आपका दो मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये भी डिकम्पोजिशन हो रहा है, लेकिन ये किसकी वजह से हो रहा है? करंट की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो वो डिकम्पोजिशन जो करंट की वजह से हो रहा है उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, सिंपल। अगला आता है आपका फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन वो होता है जो आपकी सूरज की रोशनी की वजह से हो, यानी कि सनलाइट की वजह से हो। तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट की वजह से हो रहा है वो आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिल्वर क्लोराइड को धूप में रख दूंगा तो वो आपका उसका सिल्वर एंड क्लोरीन अलग अलग हो जाएगा, यानी कि जो क्लोरीन है वो तो हवा में गैस बन के उड़ जाएगी, लेकिन नीचे आपका सिर्फ और सिर्फ सिल्वर बच जाएगा। तो AgCl के भी दो टुकड़े हो रहे हैं, लेकिन किसकी वजह से हो रहे हैं? सनलाइट की वजह से। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? इसके बाद आता है अगला रिएक्शन आपका डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज ये, अभी तक जितने भी रिएक्शन है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेस होना, एक चीज को दूसरी चीज से हटा देना, यानी कि डिस्प्लेस कर दिया ना, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या चीज आपकी डिस्प्लेस की जाती है? एक लेस रिएक्टिव चीज आपकी हाईली रिएक्टिव चीज से डिस्प्लेस हो जाएगी। अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, जैसे आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसके अंदर मैंने आयरन डाल दिया, ठीक है, तो ये जो आयरन है ये मेरा इस कॉपर की जगह आ जाएगा और क्या बन जाएगा? FeSO4, एंड जो कॉपर है वो आपका अलग हो जाएगा। तो बेसिकली आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को उसकी जगह से हटा के उसकी जगह खुद आ गया, तो इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन आखिर क्यों होता है? क्योंकि एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटाता है। एक बड़ा आदमी, ताकतवर आदमी कमजोर को हटा देता है। अब एक कमजोर आदमी बड़े आदमी को कैसे हटाएगा? डिस्प्लेस नहीं कर सकता ना। मेरी जगह मैं, अगर मैं स्ट्रोंग हूं तो कोई कमजोर सा आदमी मेरी जगह कैसे ले लेगा? राइट? अगर मैं कमजोर हूं तो बड़ा आदमी मेरे को डिस्प्लेस कर सकता है, राइट? तो इसी तरीके से केमिकल के अंदर भी होता है ये चीज, ठीक है। केमिकल्स के अंदर भी ऐसी लड़ाई चलती है। एक हाई रिएक्टिव मेटल होता है, जो आयरन है वो कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो क्या करेगा? इस सल्फेट के साथ रिएक्ट कर देगा और ये जो कॉपर है बेचारा ये साइड में अकेला रह जाएगा। समझ में आया? इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बाद आता है अगला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बड़ा भाई है, इसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि दो चीजें आपस में अपनी जो पोजीशंस है उनको इंटरचेंज कर लेते हैं। जैसे कि Na2SO4 ले लिया और बेरियम क्लोराइड ले लिया, तो जो Na है ये Ba की जगह आ जाएगा, यानी कि बेरियम की जगह आ जाएगा सोडियम, और जो बेरियम है ये सोडियम की जगह आ जाएगा। तो जो स्टार्टिंग में सोडियम सल्फेट था ये आपका बेरियम सल्फेट बन गया, और जो आपका बेरियम क्लोराइड था ये आपका सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली बेरियम की जगह सोडियम आ गया, सोडियम की जगह बेरियम आ गया, तो दो चीजें डिस्प्लेस हो रही हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है? डिस्प्लेसमेंट के अंदर सिर्फ एक ही चीज डिस्प्लेस होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपकी दो चीजें डिस्प्लेस होती हैं। क्लियर? एग्जाम्पल में आप पेपर में ये लिख के आ सकते हो। अगला आता है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो प्रेसिपिटेट एक आपकी इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है जो पानी के अंदर मिक्स नहीं होता, ठीक है। एक ऐसी चीज जो पानी के अंदर मिक्स ना हो, और उसे क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये रिएक्शन लिख के आ सकते हो, लेड नाइट्रेट के अंदर मैंने पोटेशियम आयोडाइड को मिला दिया, तो मेरा क्या बन जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। तो इसके अंदर आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से आपका जो प्रेसिपिटेट है वो क्या है, या तो लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट होगा या फिर पोटेशियम नाइट्रेट होगा। तो आप सभी के लिए ये एक होमवर्क है, आपको कमेंट करके बताना है कि इन दोनों में से प्रेसिपिटेट कौन सा है। तो जो बच्चा सही आंसर देगा मैं उसके कमेंट को जरूर लाइक करूंगा। एंड अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको पता नहीं है कि भाई इनमें से प्रेसिपिटेट कौन सा है, तो वो कमेंट में जाके देख सकता है कि मैंने कौन सा कमेंट लाइक किया है, ठीक है। तो जो लाइक्ड कमेंट होगा वो एक्चुअली में प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? इसमें ना दो चीजें हो सकती हैं। एक चीज के अंदर ऑक्सीजन ऐड होना, क्योंकि नाम से पता चल रहा है ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि या तो उस एक चीज के अंदर ऑक्सीजन ऐड होगी या फिर उस बेचारे में से हाइड्रोजन रिमूव होगी। तो दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, या तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो या उस बेचारे में से हाइड्रोजन रिमूव हो। तो अगर इन दोनों में से एक चीज हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं? आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ईजी एग्जाम्पल लिखा है मैंने, तो कॉपर को हम गर्म कर देंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो आपका कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो देखो स्टार्टिंग में कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन रिएक्शन होने के बाद कॉपर के पास आपकी ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है,
इसीलिए दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर एवरीवन? ठीक है। इसके बाद आता है आपका रिडक्शन रिएक्शन। जो रिडक्शन रिएक्शन है वो कंप्लीटली आपका ऑक्सीडेशन के अपोजिट होता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होगा। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन ऐड होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का कंप्लीटली अपोजिट ही रिडक्शन रिएक्शन होता है। अब रिडक्शन रिएक्शन का मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन को हाइड्रोजन के अंदर डालेंगे तो वो आपका मीथेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो कार्बन में आपका हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो रिडक्शन में मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन ऐड होता है, या तो हाइड्रोजन ऐड हो या ऑक्सीजन रिमूव हो, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, सो दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर? रिडक्शन रिएक्शन समझ आया? अब इसके बाद आता है आपका वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, ये जो वर्ड है रिडॉक्स, ये आपके दो वर्ड से मिलकर बना है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन वर्ड का RED ले लिया और ऑक्सीडेशन का OX ले लिया, तो RED प्लस OX रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर देखो नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होगा। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा उसी सेम रिएक्शन के अंदर एंड उसी सेम रिएक्शन के अंदर रिडक्शन प्रोसेस भी होगा। देखो मैं बताता हूं, फॉर एग्जांपल आपका ZNO के अंदर मैंने कार्बन डाल दिया तो क्या होगा, देखो यहां पे ZNO जो है वो आपका जिंक के अंदर नॉर्मल Zn के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो इस बेचारे का ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। और मैंने बताया था जब ऑक्सीजन रिमूव हो तो क्या होता है आपका रिडक्शन, तो ZNO का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, एंड वहीं पे साथ में कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है यानी कि कार्बन का आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ZNO का रिडक्शन हो गया एंड कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। ZNO का रिडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि ZNO से ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है, एंड कार्बन का ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन के साथ वो ऑक्सीजन आके ऐड हो गया है। सो दिस इज कॉल्ड आपका रिडॉक्स रिएक्शन। एक और एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो MnO2 है, इसके अंदर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, तो ये MnCl2 H2O एंड Cl2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो देखो यहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कहां हुई है मैं बताता हूं। तो MnO2 के पास, बेचारे के पास ऑलरेडी आपका ऑक्सीजन था, तो ये MnCl2 के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी कि इसका ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है। और ऑक्सीजन रिमूव होता है मतलब इसके साथ, बेचारे के साथ क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, एंड वहीं पे HCl में ये HCl आपका Cl2 के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो इस बेचारे का हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, और हाइड्रोजन जब रिमूव होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है, MnO2 का रिडक्शन हुआ है। तो एक ही रिएक्शन के अंदर जब ये दोनों चीजें हो तो उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? समझ आ गया आपको? ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो अब एनर्जी के बेसिस पे भी आपके दो टाइप होते हैं रिएक्शंस के। एक होता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं, वो रिएक्शन जो रिएक्शन होने के बाद आपकी एनर्जी दे। ठीक है, यानी कि रिएक्शन होने के बाद एनर्जी निकलेगी। अब एनर्जी देखो दुनिया भर के टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, बहुत सारी टाइप की एनर्जी है। लेकिन आपकी रिएक्शन के अंदर ज्यादातर कौन सी एनर्जी निकलती है, वैसे लाइट एनर्जी भी निकल सकती है। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ हीट एनर्जी निकलेगी, बहुत सारी टाइप की एनर्जी निकलती है। जैसे मैं सांस ले रहा हूं, इट इज ऑल्सो ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जैसे मैं सांस ले रहा हूं तो मेरी बॉडी को एनर्जी मिल रही है। अगर मैं हाथ हिला पा रहा हूं, ये एनर्जी के बेसिस पे हिल रहा है ना, तो मैं सांस ले रहा हूं बेसिकली, तो उस सांस लेने की वजह से जो रेस्पिरेशन वाली केमिकल रिएक्शन है वो भी एक्सोथर्मिक है, क्योंकि सांस लेने की वजह से मेरी बॉडी को एनर्जी मिल रही है। हाँ, वो हीट एनर्जी नहीं है, वो आपकी लाइट एनर्जी नहीं है, वो आपकी एटीपी है। राइट, एटीपी एनर्जी का पता होगा ना आपको, हमारी बॉडी को चलाने के लिए एटीपी एनर्जी की जरूरत होती है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस से एटीपी एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ऐसा हमेशा ये मत सोचना कि जो एनर्जी निकलेगी वो हमेशा हीट की फॉर्म में निकलेगी, ऐसा कंपलसरी नहीं है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको। मीथेन को अगर हम जलाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकलेगा एंड साथ में हीट निकलेगी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अगर हीट निकल रही है तो पानी कैसे निकल सकता है, उस हीट के ऊपर अगर पानी गिर जाएगा तो वो तो आग बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, जो पानी निकलता है वो आपका गैस की फॉर्म में निकलता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन के नीचे मैंने यहाँ पे स्टेट नहीं लिखा है, लेकिन आप पेपर के अंदर स्टेट जरूर लिख के आना। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक बात क्या है कि हीट निकल रही है। जैसे पानी के अंदर अगर मैं सोडियम डाल दूं तो आपको पता आग लगती है, तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वहां पे आग लगने की वजह से हीट एनर्जी निकल रही है एंड लाइट एनर्जी निकल रही है। अगर मैं उसी रिएक्शन को, अगर पानी के अंदर जो सोडियम है उसको मैं मिला रहा हूं, लेकिन रात को कर रहा हूं ये रिएक्शन, तो
रोशनी हो जाएगी ना, तो लाइट एनर्जी भी तो निकलती है, सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ता, सिर्फ हीट नहीं निकलती, लाइट एनर्जी भी निकल रही है। तो वो सारी रिएक्शन जो होने के बाद आपकी एनर्जी दे, उसे क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? अब इसका बिल्कुल अपोजिट अगला रिएक्शन आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एंडोथर्मिक बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि इसके अंदर बाद में एनर्जी नहीं निकलती। बेसिकली इसमें हमें पहले उस रिएक्शन को करवाने के लिए खुद एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल है ना ढीठ होते हैं, ठीक है, वो मतलब खुद से रिएक्ट करते ही नहीं है, इसलिए हमें पहले खुद उनको एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके वो रिएक्शन होती है। तो इसमें देखो पहले हम खुद पहले एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, बाद में वो रिएक्शन हो रहा है। लेकिन एक्सोथर्मिक में क्या था? रिएक्शन होने के बाद अपने आप एनर्जी निकल रही थी। तो बहुत चीजें डिफरेंट है, ठीक है। तो यहां पे देखो लेड नाइट्रेट को हमें गर्म करेंगे तब जाके ये रिएक्शन होगा। तो हम पहले हीट एनर्जी दे रहे हैं, उसके बाद रिएक्शन हो रहा है, और रिएक्शन होने के बाद कुछ भी नहीं निकल रहा, उसके बाद बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं निकल रहा, ठीक है। तो वो रिएक्शन जिसमें हमें पहले खुद एनर्जी देनी पड़े रिएक्शन करवाने के लिए, उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन वो रिएक्शन जिसमें खुद एनर्जी रिएक्शन होने के बाद निकले, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है। इसके बाद आता है कि ये जो रिएक्शन वगैरह हो रही हैं, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये हमारी रियल लाइफ में कैसे इफेक्ट डालती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपने देखा होगा कोरोजन, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं जंग लगना। तो ये जो जंग लगता है, ये भी एक्चुअली में आपका एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन कैसे है? जैसे आपके घर का जो मेन गेट है, वो मान लो आपका लोहे का है, ठीक है, वो जो मेन गेट है, उस बारिश के टाइम उस लोहे के गेट पे जंग लग जाता है, आपने नोटिस किया होगा। तो वो जो जंग लग रहा है, वो क्यों लग रहा है? ऑक्सीडेशन की वजह से लग रहा है। देखो मैं आपको बताता हूं। तो आपको वैसे पता होगा हर अलग अलग मेटल का जो जंग लगने का कलर होता है वो अलग अलग होता है। जैसे आयरन का जो जंग होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। एंड जो कॉपर है ना, यानी कि जो कॉपर को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, सॉरी, तांबा बोलते हैं शायद, तो मैं कॉपर ही बोलूंगा। तो कॉपर के ऊपर जब जंग लगता है तो वो ग्रीन कलर का लगता है। तो ऐसे मत समझना जंग लगने का जो कलर है वो हमेशा ब्राउन होता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, वो मेटल टू मेटल टू मेटल डिपेंड करता है। जैसे आपका चांदी है, उसके ऊपर जो जंग लगता है ना वो ब्लैक कलर का लगता है। तो हर मेटल पे अलग अलग कलर का कोरोजन होता है, ठीक है। तो अब आखिर ये जंग लगता कैसे है? जैसे आपका जो मेन गेट है वो मान लो लोहे का है, Fe। आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? आयरन का फॉर्मूला होता है आपका Fe। तो Fe में जब ऑक्सीजन मिले एंड वाटर मिले, तब जाके उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब उस आयरन के साथ ऑक्सीजन ऐड होगा। मैंने आपको बताया था ना ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो सकता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। तो यहाँ पे Fe के अंदर हाइड्रोजन तो थी नहीं, तो रिमूव तो कहां से ही होगी, बेचारे के पास हाइड्रोजन ऑलरेडी नहीं थी। तो एक ही टाइप बच जाता है कि आयरन के अंदर जो ऑक्सीजन है वो आपका ऐड होगा। क्लियर? तो ये Fe जो है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? Fe2O3.H2O के अंदर, ठीक है। इसे हम बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। Fe के आगे आपका 4 आ जाएगा, ऑक्सीजन के आगे 3 आ जाएगा, तो H2O के आगे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये करने से आपका जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जो आयरन है वो आपका आयरन ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया, और यही आपका क्या होता है? जंग होता है, ठीक है। तो जंग लगने की वजह से नुकसान बहुत होता है। क्या नुकसान होता है? जो आपका गेट है ना वो कमजोर हो जाता है। इसीलिए हम जंग लगने से चीजों को बचाते हैं, ताकि उस पर अगर जंग लगेगा तो वो कमजोर हो जाएगा और चोर जो है ना वो बहुत आसानी से हमारे घर के अंदर घुस जाएंगे। इसीलिए हमें अपनी चीजों को जंग से बचाना पड़ता है। अब हम जंग से चीजों को कैसे बचाएंगे ये मैं बताता हूं। तो कोरोजन से बचाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। गैल्वेनाइजेशन होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, और सबसे फेमस है पेंटिंग। हम अपने मेन गेट पे कलर कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होता है? जैसे ये मेरा लोहा है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने पेंट कर दिया। अब आपको पता है जो जंग होता है ना वो दो चीजों की वजह से लगता है। एक होता है पानी एंड ऑक्सीजन। अगर उस लोहे को ऑक्सीजन और पानी मिलेगी ही नहीं तो उस पर जंग लगेगा ही नहीं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगी ना। तो हम क्या करते हैं, उस लोहे के ऊपर पेंट कर देते हैं। पेंट की वजह से जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन है या एटमॉस्फेयर से जो वाटर वेपर है वो उस डायरेक्ट उस लोहे के टच में आ ही नहीं पाते, क्योंकि बीच में जो पेंट की शील्ड है ना वो आ जाती है, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी चीज को जंग लगने से बचा सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन भी करते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? बेसिकली किसी भी चीज के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देना, उसे गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो वो भी वही चीज करती है। अगर कोई चीज है उसके ऊपर मैंने जिंक की परत चढ़ा दी, तो जो जिंक है वो एक तरीके की उसकी सिक्योरिटी का काम करेगा, राइट, उसको प्रोटेक्ट करेगा डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को और डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से वाटर को उस चीज से रिएक्ट करने नहीं देगा, बीच में जिंक आ जाएगा।
और सेम चीज इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर भी होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर भी हम किसी ऐसी चीज के ऊपर जिसके ऊपर जंग लग सकता है उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके उसका जो डायरेक्ट कांटेक्ट है ना एटमॉस्फेयर से कट कर देते हैं। ये तरीका हम अप्लाई करते हैं किसी भी चीज को जंग लगने से बचाने के लिए। क्लियर? तो मेरे ख्याल से अब आपको कोरोजन वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी मैं आपको ना बहुत सिंपल भाषा में बताता हूं, ठीक है। रेंसिडिटी होता है किसी भी चीज का बासी हो जाना, यानी कि सड़ जाना। फॉर एग्जाम्पल एक सेब है, उसको मैंने आधा खा लिया और आधा सेब मैंने धूप में रख दिया। 2 दिन बाद वो सेब है ना खट्टा हो जाएगा और खाने लायक भी नहीं होगा, बासी हो जाएगा बेसिकली। तो बासी होने को ही रेंसिडिटी बोलते हैं। तो बेसिकली वो जो सेब है वो आपका खट्टा कैसे हो गया, मतलब बासी कैसे हो गया? क्योंकि उस सेब के साथ डायरेक्ट जो एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन है, क्योंकि आपको पता है एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो सारी गैस रिएक्ट नहीं करेंगी उस सेब के साथ, सिर्फ जो ऑक्सीजन है ना वो उस सेब के साथ रिएक्ट कर जाएगी एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा नुकसानदायक है, क्योंकि उसी की वजह से जंग लगता है, उसी की वजह से चीजें बासी होती हैं, राइट। तो आप देख सकते हो फोटो के अंदर यहाँ पे जो केला है, जो सेब है, वो इस तरीके से ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं बासी होने की वजह से, राइट। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है ना, अब सेब के अंदर बहुत सारे फैट होते हैं, बहुत सारे ऑयल होते हैं, है ना। तो जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर से वो बेसिकली उस सेब के ऑयल से या फिर सेब के फैट से रिएक्ट कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से वो जो फैट है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और जब किसी चीज के फैट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही घटिया हो जाता है और उसमें से गंदी स्मेल आने लग जाती है और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। लेकिन अगर उस सेब को मैं बीच में से आधा नहीं खाता ना, तो वो जो सेब है ना वो थोड़ा सा लंबे दिन तक टिक जाता है। ऐसा नहीं कि वो सेब अभी भी बासी नहीं होगा, लेकिन अगर मैं उस सेब को बीच में से काट के धूप में रखूंगा तो वो शायद 2 दिन में बासी हो जाएगा। एंड अगर उस सेब को मैं बिना काटे पूरा सही सलामत धूप में रखूंगा तो वो थोड़ा सा 4 दिन या 5 दिन लगाएगा बासी होने में। तो जब मैं सेब को बीच में से काट रहा था तो वो जल्दी बासी क्यों हो रहा था? क्योंकि बीच में से काटने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट सेब के साथ रिएक्ट कर रही है। लेकिन अगर मैं सेब को बीच में से नहीं काट रहा हूं तो सेब के ऊपर आपको पता है कि कवर होता है जिसको हम छिलका बोलते हैं हिंदी नॉर्मल भाषा में। तो जो सेब का छिलका है ना, वो छिलका जो है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन को उस सेब से रिएक्ट करने नहीं देता। समझ में आया आपको? ठीक है। अब हम किसी भी चीज को बासी होने से कैसे बचा सकते हैं? तो पहला आता है एंटीऑक्सीडेंट ऐड करने से। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जैसे आपको पता होगा, जैसे चिप्स है, चिप्स कुरकुरे सब खाते होंगे, राइट। लेज वाले जो चिप्स होते हैं उसमें तो ज्यादातर चिप्स कम और ज्यादातर हवा ज्यादा होती है, लेकिन एक्चुअली उस चिप्स के पैकेट में हवा नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती? क्योंकि उस चिप्स के पैकेट में हम कोई और गैस डाल देते हैं, ठीक है। अगर उस चिप्स के पैकेट के अंदर ही हम ऑक्सीजन डाल देंगे तो जो ऑक्सीजन है, चिप्स किससे बनते हैं? आलू से बनते हैं। अगर पैकेट के अंदर हम ऑक्सीजन डाल देंगे तो आलू और ऑक्सीजन वो रिएक्ट कर जाएगी आपस में और वो जो चिप्स है पैकेट के अंदर ही बासी हो जाएंगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम उस चिप्स के पैकेट के अंदर से ऑक्सीजन हटा के उसके अंदर एक दूसरी गैस डाल देते हैं जो कि होती है नाइट्रोजन। तो हम क्या करते हैं, चिप्स के पैकेट के अंदर जो गैस होती है ना, वो हम जो बोलते हैं कि हवा होती है, वो एक्चुअली हवा नहीं होती, वो आपकी नाइट्रोजन गैस होती है। और जो हवा होती है ना वो मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है। मिक्सचर ऑफ गैसेज को एयर बोलते हैं, राइट। आपने बचपन में पढ़ा होगा। लेकिन पैकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन डाली जाती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो आपके चिप्स के साथ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाती है। और आपको पता है सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से ही चीजें बासी होती हैं। क्लियर? और हम चीजों को फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं। फ्रिज के अंदर रखने का मतलब, जैसे आपके घर में कोई सब्जी आती है तो सब्जी को हम फ्रिज के अंदर रखते हैं। क्यों? फ्रिज के अंदर होता है टेम्परेचर कम, और कम टेम्परेचर की वजह से जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ना वो स्लो हो जाता है। यानी कि चीजें, ऐसा नहीं कि फ्रिज के अंदर रखने से कभी भी बासी नहीं होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रोसेस स्लो हो जाता है ऑक्सीडेशन वाला, जिसकी वजह से जो चीजें 2 या 4 दिन में बासी हो सकती थी वो चीजें आपकी 7 से 10 दिन चल जाती है। जैसे दूध है, गर्मियों के टाइम दूध को हम फ्रिज के अंदर रखते हैं। क्यों? फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए जो दूध है वो फटता नहीं है। अगर उस दूध को आप धूप में रख दोगे तो फट जाएगा, खट्टा हो जाएगा, राइट। एंड किसी चीज को अगर हमें बासी होने से बचाना है तो हम उसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर भी डाल सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर यानी कि उसके अंदर एयर जो है ना उसके अंदर आ सकती है ना उसके अंदर से एयर बाहर जा सकती है। तो एयर टाइट कंटेनर का मतलब ये होता है ना कि एयर आर पार नहीं हो सकती, इसीलिए फिर उसके डायरेक्ट टच में ऑक्सीजन आ नहीं पाती, तो वो चीजें ज्यादा लंबे टाइम तक चल जाती है। ठीक है, तो ये 4 तरीके हैं जिससे हम चीजों को बासी होने से बचा सकते हैं। तो यार मेरे ख्याल से यार इतने मैंने डिटेल में आपको पूरा जो चैप्टर है वो समझा दिया है।
तो मेरे ख्याल से यार आपको पूरा जो चैप्टर है वो बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको यार चैप्टर समझ आया तो मतलब पहले तो यार लाइक कर देना, ठीक है, बहुत मेहनत लगी है, तब से मैं पिछले इतनी देर से बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इस बात पे इतना तो बनता है कि आप लाइक कर दो। और इसी टाइप की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार मैं इस टाइप की वीडियोस तो बहुत सारी अपलोड करने वाला हूं, तो जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। तो वो पता कब चलेगा, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और एक प्यारा सा क्यूट सा यार एक कमेंट जरूर कर देना, बताना कमेंट के अंदर कि आपको ये जो वीडियो ये कैसी लगी और ये जो चैप्टर ये आपको अच्छे से समझ आया या नहीं, ठीक है। और इन नोट्स को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हो। डोनेट करने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन भी कर सकते हो या फिर आप इस यूपीआई आईडी पे भी डोनेट कर सकते हो। और प्लीज यार डोनेट करना, ठीक है, डोनेट करोगे तो फिर मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन आएगा और इसी टाइप की जो वीडियोस है मैं और भी आपके लिए लाता रहूंगा, ठीक है। तो चलो एवरीवन, बाय, टाटा, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।